अशोक के बारे में बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ इनका? राज्याभिषेक और राज्यारोहण के 4 साल बाद। कहने का मतलब कब हुआ था? 269 BC में। सबसे इंपॉर्टेंट, अभिलेखों का जनक। अभिलेखों का जनक क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अभिलेखों की जो शिक्षा है या अभिलेखों को लिखने का तरीका कहाँ से लिया था? यूनान से लिया था। यूनान में क्या करते थे? अभिलेख होते क्या है? अभिलेख के अंदर जरूरी नहीं कि सब कुछ आता है, जैसे कि गुफालेख, गुफाओं में जो लिख देते हैं ना, उसे गुफालेख कहते हैं। केव एडिक्ट्स होते हैं वो। एक होता स्तंभ लेख, बड़े बड़े स्तंभ हुए उन पर लिख दिया अपने बारे में। एक होता शिलालेख, बहुत बड़े बड़े पत्थरों पे अपने राज्य की बातें लिखवा देना अपनी लिपि में, जो काम आने उन्हें शिलालेख कहते हैं। और इन सब को मिलाकर बनता है अभिलेख। ये सब अभिलेख का पार्ट होते हैं, तो इसलिए फेमस है। इनके द्वारा बहुत ज्यादा अभिलेख लिखे गए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अभिलेखों का जनक कहते हैं। और इनके अभिलेखों में जो लिपियां यूज हुई हैं, उन लिपियों में ब्राह्मी भी है, उन लिपियों में खरोष्ठी भी है ना भाई। उन लिपियों में एक लिपि हो रहा है अरमाइक, कुछ कुछ में अरमाई की लिपि भी है। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। आपको ब्राह्मी भी मिलेगी, खरोष्ठी भी मिलेगी, अरमाइक भी मिलेगी। ठीक है, 4 लिपियां मिल जाती हैं। एक कौन सी है? ग्रीक लिपि। ये 4 लिपि। और याद रखना, अभिलेखों के अध्ययन को स्टडी ऑफ एडिक्ट्स या इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एपिग्राफी। जो इनका अध्ययन होता है ना, एपिग्राफी, एपिग्राफी बोलते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता अन्य नाम। अन्य नाम की एक साथ बात करूंगा कि इनके अन्य नाम क्या क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके 2 शहर, उनको देखें। एक तो है श्रीनगर और एक है देवपत्तन। जब इन्होंने श्रीनगर को जीता था, आक्रमण करके जीता था, जीतने के बाद एक नया शहर बसा गया था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, वो किसके द्वारा बसा गया? अशोक के द्वारा। और नेपाल के अंदर, क्या बोला मैंने? नेपाल के अंदर एक शहर मिलेगा आपको, इसका नाम क्या है भाई? देवपत्तन। और जम्मू कश्मीर में एक मंदिर और बनवाया था उन्होंने, जिसका नाम है अशोकेश्वर। कौन सा मंदिर है? अशोकेश्वर मंदिर। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। याद रहेगा, शहर याद रहेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता आपका कौन सा भाई? इनके नाम की बात करते हैं कि इनके नाम जगह जगह क्या मिलते हैं। बहुत पेपर में आते हैं भाई, जरा देखो अशोक के नाम कहाँ कहाँ क्या मिलते हैं। कभी कभी नाम से आते हैं कि मास्की अभिलेख में क्या कहा गया अशोक को, ऐसे। तो देखो, अशोक नाम जो आपको मिलेगा वो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतूर और उदयगोलम। ये साउथ में आंध्र प्रदेश में मिला था उदयगोलम अभिलेख। यहां पर इनका नाम क्या मिलता है? अशोक। अगला नाम क्या है इनका? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, देवों के प्यारे। अब देवों के प्यारे कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर जितने भी राजा के अभिलेख थे उनमें इनको देवनाम प्रिय कहा गया। इसके ऊपर भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। मैं अभी जेम्स प्रिंसेप को पढ़ा के नहीं आया हूं, छोड़ गया हूं अपने आप ही, आगे पढ़ाऊंगा। अच्छी कहानी यह है कि देवनाम प्रिय का नाम जो है ना, शुरुआती दौर में देवनाम प्रिय जो नाम था, ये माना गया कि अजातशत्रु को कहा गया। अजातशत्रु को, और एक व्यक्ति और था, तिस्य होता था, तिस्य। एक राजा था तिस्य के नाम से। वो कहाँ का था? वो श्रीलंका का शासक था। तो श्रीलंका के शासक को भी बाद में पढ़ने वालों ने क्या कह दिया कि ये वो रहा है, इसको देवनाम प्रिय कहते हैं। एक ईरान में शासक था, क्या नाम था? डेरियस, उसको भी कह दिया। तो ये कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक रहेगी कि ये देवनाम प्रिय किसको कहा जा रहा है। तो एक अभिलेख मिला था ये वाला मार्क्स की, और इस मार्क्स के अभिलेख को एक अंग्रेज ने पढ़ा था बाइडेन के नाम से। जैसे आज जो बाइडेन है, ऐसे बाइडेन के नाम से एक अंग्रेज था जिसने इस अभिलेख को पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था पूरा क्या? देवनाम प्रियदर्शी अशोक। मैंने कहा ना अशोक नाम मार्क्स के अभिलेख में, तो वहां पे अशोक को पूरा का पूरा लिख दिया देवनाम प्रियदर्शी। तब से कहा कि ये जो देवनाम प्रियदर्शी नाम है किसके लिए है? अशोक के लिए। ठीक है, आप याद रखेंगे। इतनी इतनी बार एग्जाम में है कि कोई गिनती इसकी नहीं है ना। चलो, मगध का राजा कहाँ पे कहा गया इसको? भाब्रू अभिलेख में। अशोक वर्धन कहाँ कहते हैं भाई? पुराणों में। कामाशोक कहाँ कहते हैं? जैन में। चंडाशोक कहाँ पे कहते हैं? बौद्ध। और देखो, धर्माशोक भी किस में कहते हैं? बौद्ध धर्म में। लेकिन चंडाशोक बोलते हैं जब बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बोलते धर्माशोक कब? जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। जय बौद्ध ग्रंथों में ऐसे इनके नाम मिलते हैं, धर्माशोक और चंडाशोक। क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किस युद्ध के बाद किया था? कलिंग युद्ध के बाद, है ना भाई। कलिंग युद्ध के बाद शुरू वो क्या था स्वीकार। बौद्ध शाक्य भी कहे जाते हैं किसमें? जितने भी स्तंभ लेके उनमें इसको क्या कहते हैं? बौद्ध शाक्य। मतलब शाक्य का मतलब था बहुत बड़े ऋषि, बुद्ध मुनि, ऋषि रहे हैं बुद्ध मुनि।
तो इन्हें बौद्ध शाक्य बोलते हैं। ये इनके अदर नाम है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, जेम्स प्रिंसेप की, अब बात करता हूं। इन अभिलेखों में जितनी लिपि हैं ज्यादातर मेनली है कौन सी, ब्राह्मी लिपि। देखो बौद्ध के अशोक के द्वारा 4 लिपियां यूज की गई थी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लिपि थी, वो थी ब्राह्मी लिपि। ज्यादातर अभिलेख में क्या मिलेगी, ब्राह्मी। और इस ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने वाला, इस ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने वाला कौन था, तो 1837 में डिकोड किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो कहते हैं कि अशोक के शिलालेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। या अशोक की लिपि को डिकोड किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, है ना, याद रखेंगे। ये अन्य नाम आपके लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले थे इनको उपगुप्त, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। यही इनके क्या कहे जाते हैं भाई, गुरु कहे जाते हैं। तो इनके गुरु कौन थे, उपगुप्त। अपने शासन के 10वें वर्ष, अब सुनना जरा, शासन शुरू कब हुआ है, 269 बीसी में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ है, 261 में। तो कह सकते हैं शासन के 8वें या 9वें वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं, आप काउंट कर लेना कौन सा वर्ष आ रहा है, 8वें वर्ष या 9वें वर्ष। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा है, कलिंग का। और कलिंग का युद्ध लड़ते इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो अपने जीवन के, अपने शासन के 10वें वर्ष ये कहाँ गए थे, ये गए थे वो उस जगह जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि इनको भी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोध गया गए थे, कहाँ गए थे, बोध गया। और अपने शासन के 20वें वर्ष ये कहाँ गए, तो ये गए थे उनके जन्म स्थान लुम्बिनी। तो लुम्बिनी भी इन्होंने विजिट किया है, और साथ ही साथ कहाँ विजिट किया है, बोध गया। बस शासन के 10वें साल इन्होंने विजिट करा है बोध गया, और 20वें साल क्या, लुम्बिनी। कलिंग युद्ध की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, कलिंग युद्ध लड़ा गया शासन के 8वें 9वें वर्ष 261 बीसी में। और कलिंग की बात करूं तो कलिंग वर्तमान जो उड़ीसा वाला राज्य है, या उड़ीसा जो राज्य है, जो उड़ीसा का तट है, उसको उस समय कलिंग कहते थे। ठीक है, आगे चल के मगध के राज्य में मिल गया, और मगध का एक प्रांत बना था कलिंग के नाम से, जिसकी राजधानी क्या थी, तोसली। तोसली इसकी राजधानी बनी थी, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो इसमें एक युद्ध हुआ था, यहाँ के कलिंग का एक शासक था, इसका नाम था नंदराज। क्या नाम था भाई, नंदराज इसका नाम था। कहा जाता है, देखो मौर्य वंश में या जो मत्स्य पुराण वगैरह है ना, उसमें कहते हैं कि ये युद्ध लड़ा गया था हाथियों के लिए, क्योंकि नंदराज के पास ठीक ठाक हाथियों की मात्रा थी, जिस हाथियों की मात्रा को अशोक चाहते थे मेरे पास है। कलिंग का युद्ध हुआ, और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख तो सैनिक मारे गए, और लगभग 1.5 लाख सैनिक क्या हो गए, घायल हो गए दोनों तरफ से। जिन 2 चीजों ने इन्हें ज्यादा आहत किया था, परेशान किया था, और जिसके बाद इन्होंने चेंज करा अपना जीवन और अपना लिया बौद्ध धर्म। और किस में लग गई है, धार्मिक जीवन में, और बौद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया। धम्म मतलब शांति वाला जीवन इन्होंने स्वीकार कर लिया था, है ना। गौतम बुद्ध का जो आता है धर्म चलता हुआ, इसको इन्होंने स्वीकार कर लिया था। अच्छा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हाथी नहीं, इसको जीतने का मेन कारण था यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसको बोलते हैं सामरिक स्थिति। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, तो इंडिया के मैप में आपको जो उड़ीसा में मिलेगा, समुद्र से मिलता हुआ, और अपनी पहुंच समुद्र तक करना, और अपने राज्य को चारों तरफ से सिक्योर करने में मेन रोल किसका रहने वाला था, कलिंग का, जिसको अशोक चाहते थे जीतना। एक कहानी ये भी कहती है ना। एक हाथियों वाली भी आप याद रखना, क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा युद्ध था जो हाथियों के लिए लड़ा गया, वो कौन सा युद्ध था भाई, कलिंग का युद्ध। कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। ये लड़ने वाले कौन थे, अशोक वर्सेस नंदराज। जीते कौन थे, अशोक। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को बदल दिया, तो कलिंग का युद्ध, है ना भाई। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक धार्मिक जीवन में आ गए, कौन सा था, कलिंग युद्ध। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनके शिलालेख के बारे में। बाद में इन्होंने अपनी सारी बातें शिलालेख में लिखना शुरू, मैंने कहा ना कि अभिलेखों के फादर या जनक कहे जाते हैं कौन, अशोक। तो इनके कितने शिलालेख हैं भाई, 14 शिलालेख। 14 ही पढ़ने नहीं, जो खास है। जैसे कि पहले में इन्होंने पशु बलि को बैन कराया, बिल्कुल प्रतिबंध। साथ में इन्होंने कहा था क्या, सभी जो मेरी प्रजा है वो मेरी क्या है भाई, संतान के समान है, सभी का मेरी केयर करना मेरी ड्यूटी है, ये बात कही थी। फिर आता दूसरे को याद करते हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने समय के दक्षिण जो राज्य थे, चोल चेर पांड्य, इनका वर्णन किया है यहाँ पे, तो इसलिए इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा शिलालेख इनको बताता है किसके बारे में, इनके राजकीय अधिकारी। ये पता है, ये वाला अभिलेख तमाचा है वेस्टर्न कल्चर पे। सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ये वेस्टर्न कल्चर पे सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का मानना यह था
कि जो भारत के अंदर जिला स्तर की या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारे अकॉर्डिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप याद करना, अशोक के तीसरे शिलालेख में ये बात मिलती है कि वहां के राज्य के अधिकारी प्रदेश के जो थे, युक्त था, रज्जुक था और प्रादेशिक था। युक्त न होकर के ये कौन था? युक्तक। कौन था? युक्तक। रज्जुक और प्रादेशिक, ये कौन थे? एक के पास जिले के स्तर पर शासन चलाने की व्यवस्था, मतलब प्रशासन चलाने की, शासन नहीं प्रशासन। एक के पास टैक्स वसूलने की व्यवस्था और एक के पास दोनों। आज के समय याद करो ना, डीएसपी को, एसपी को याद करो। एसपी क्या करता है हमारे यहाँ? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस को कंट्रोल करना। आ गया प्रशासन हाथ में। अब बात करते हैं डीएम के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। वो क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करना। कलेक्टर तभी तो कहा था इसको, तो टैक्स कलेक्ट करना। हमारे यहाँ दोनों पावर एक के हाथ में नहीं, अलग अलग पावर दे दी गई। और डीएम के हाथ में कुछ कुछ पावर मजिस्ट्रेट की भी दे रखी है। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं कि जी आईएएस जो हमारे यहाँ ब्रिटेन से आया, कहाँ आया ब्रिटेन से? देखना जरा, ये तो हमारे यहाँ अशोक ने तीसरे शिलालेख में लिख दिया था, कर लेना ऐसे। तो इसलिए कहते हैं कि हर देश के संविधान में या प्रत्येक देश के संविधान में उसके प्राचीन इतिहास का जिक्र, उसके प्राचीन इतिहास की झलकियां देखने को मिलती हैं। ये स्पेशल बात सुभाष कश्यप ने हमारे इतिहास में कही थी, जो हमारा संविधान का इतिहास उन्होंने लिखा था। और बड़े एग्जाम यूपीएससी पीसीएस के मेंस में ये बात सीधी पूछी जाती है कि क्या भारत का संविधान उधार का दस्तावेज है? वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो वहां यह बताना होता है कि नहीं, भारत का संविधान उधार का दस्तावेज नहीं है। जहां इन देशों को अकल 400 साल पहले ही है, वहां हम ईसा मसीह के भी 400 साल पहले से युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक के नाम से अपने अधिकारियों को पढ़ चुके थे, उनको लागू कर चुके थे। समझे ना? याद रखना, जहां लोकसभा राज्यसभा ब्रिटेन के संविधान में आज से 300 साल पहले आई हैं, वो हमारे यहाँ पर कब रही हैं? आज से 2600 साल 2700 साल पहले सभा और समिति के नाम से रही हैं। ये बात बतानी होती है वहां, बस इतना फर्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां शिलालेख कहता है कि जो सभी संप्रदाय है ना, उनके लिए एक वर्ड है सहिष्णुता, उदारता। सहिष्णुता का मतलब था टॉलरेंसी, मतलब कि सबको समान रखना, सबके साथ एक दूसरे का कोऑर्डिनेट बनाना, सबका सामंजस्य बनना। सातवां, तो याद कर सकते हैं कैसे? सातवां सहिष्णुता, ऐसे याद करते हैं हम इसको। सातवां क्या कहता है? सहिष्णुता के बारे में, धर्म का, है ना? ये कहते हो संप्रदाय सहिष्णुता, हो गया याद? सातवां संप्रदाय सहिष्णुता। और 13वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिलता है किसका वर्णन? कलिंग युद्ध का जिक्र। किसका जिक्र मिलता है भाई? कलिंग युद्ध का। हालांकि है तो 14 के 14, लेकिन जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए, तो आपके सामने 4-5 है, ये पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके लिए। नेक्स्ट आता प्रांत। प्रांतों को याद करो जल्दी से थोड़ा सा। देखिए, ये अशोक के कालीन के सारे प्रांत थे जो मगध को बांटते थे, आज के भारत के राज्य। जैसे पहले का नाम क्या था भाई? उत्तरापथ। उत्तरा मतलब उत्तर का, और उत्तर में कौन था? तक्षशिला राजधानी थी। अवंती उज्जैन पड़ जाएगा यहाँ पे, तो राजधानी उज्जैन है। अवंती है तो उज्जैन वाला। फिर है प्राची, और प्राची की क्या है? पाटलिपुत्र, मेन जहां पर रहते थे, पाटलिपुत्र। फिर आता दक्षिणापथ नीचे की तरफ, तो राजधानी सुवर्णगिरी। और एक आपको पढ़ाया मैंने कलिंग, जिसकी राजधानी क्या थी? तौसली। क्या थी राजधानी? तौसली। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट आपका अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं। देखिए, अशोक की जो मृत्यु है वो लगभग कब? आपके 332 बीसी में मानी जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातों को कहते हैं, अलग अलग धर्म अलग अलग बातों को कहते हैं। एक कहता है कि इनके पुत्र का नाम तीरव था, तीरव ने कुछ समय तक राज किया था, बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई, ऐसे कहते हैं। लेकिन एट लास्ट जो प्रमाणिक चीजें मिल जाती हैं वो मिलती है अंतिम शासक की। और मौर्य वंश का अंतिम शासक किसको माना गया भाई? वृद्धरथ को माना गया। आप याद रखना, किसको माना गया? वृद्धरथ को। और वृद्धरथ का एक सेनापति, इसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। एक बार वृद्धरथ, कहानी ये थी कि एक बार वृद्धरथ जो है ना, वो सैनिक निरीक्षण के लिए गया हुआ था, सेना का निरीक्षण कर रहा था, सेना का दौरा हो रहा था, जिसे कहते हैं हम आज के समय से गार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं। जब कोई किसी देश का मुखिया किसी देश के यहाँ विजिट करता है ना, तो उस देश की तीनों सेनाएं, चारों सेनाएं, पांचों सेनाएं, जितनी सेना होंगी ना, सारी की सारी एक लाइन में खड़ी रहती हैं, वो सब सैल्यूट देती है, उसे कहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। ये गार्ड ऑफ ऑनर 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति को दिया था, और 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री को भी दिया था। इसे कहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। तो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए गया हुआ था, सेना का निरीक्षण करने के लिए राजा कभी कभी जाता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति जाते हैं। राष्ट्रपति जब जाते हैं ना नेवी का निरीक्षण करना है, ये इतिहास है कि जो भी राष्ट्रपति बना है अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार, ऐसा भी होता है हर साल भी जाते हैं,
लेकिन एक बार तो जरूर वो जाता है नेवी का रिव्यू करने के लिए, जिसे कहते हैं फ्लीट रिव्यू। और वो पर्टिकुलर एक कुछ भी जहाज हो सकता है, आपका युद्धक विमान हो सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, उसका रिव्यू करते हैं, इसे कहते हैं फ्लीट रिव्यू। तो उसी के लिए गया हुआ था। तो इसके ही सेनापति पुष्यमित्र ने, या पुष्यमित्र शुंग कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद मगध साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश खत्म हो गया, और मगध साम्राज्य में एक नए वंश की नींव रखी, एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था शुंग वंश। और वृद्धरथ की हत्या के बाद शुरू हो जाता है उत्तर मौर्य काल।